इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बेंगलुरु के एक नामी स्कूल में पहली क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार मामले को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता उसी स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जिस स्कूल में मासूम के साथ बलात्कार हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की और झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। इस स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। एबीवीपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस उन्हें हर हाल में रोकने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर संघर्ष देखने को मिला। प्रदर्शनकारी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच घंटों संघर्ष चला। प्रदर्शनकारी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बसों में भरकर इन प्रदर्शनकारियों को नजदीक के थाने ले जाया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर टाउन हॉल पर धरना दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने स्कूल में मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम मुस्तफा है, जो उसी स्कूल में स्केटिंग इंस्ट्रक्टर है। पुलिस ने मुस्तफा का मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है, जिसमें बच्चों के साथ अश्लील हरकत की तस्वीरें मिली हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोटला मुबारकपुर इलाके में 5 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सलोनी के एक जानने वाले ने बताया कि बदमाश ऑल्टो कार से आए थे। एक अल्टो कार से 5 बंदे उतर के पिटाई शुरू हो गया। तो उसके बाद पुलिस बुलाया, पुलिस आया तो पुलिस हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद डेथ डिक्लेयर हो गया। 30 साल के जिस लड़के की हत्या की गई वो मणिपुर का था और दिल्ली के मुनीरका इलाके में रहता था। रविवार के दिन वो अपने दोस्त से मिलने कोटला मुबारकपुर आया था। बताया जा रहा है कि सलोनी नाम का मुनीरका का युवक बीपीओ फर्म में काम करता था। कोटला मुबारकपुर इलाके में जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था तो वहीं गलियों में बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। दिल्ली में इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले और मारपीट की कई वारदात हो चुकी है। साल की शुरुआत में ही फरवरी महीने में नीडो तानियम नाम के एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुरी युवक की हत्या को गंभीरता से लिया है। वो खुद मौके का मुआयना भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना बनाकर की गई हत्या थी। So let us see, we are very serious about and very disturbed by such incidents. It's very similar to the report which you received is, it seems to be a pre-planned attack, unprovoked, and there must be some, so let us see, we are very serious about and very disturbed by such incidents. It's very similar to the report which you received is, it seems to be a pre-planned attack, unprovoked, and there must be some conspiracy behind it, but we are. मणिपुर के युवक की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में थाने के बाहर नॉर्थ ईस्ट के लोग इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के दर्द से कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं थी कि पार्टी को 3 राज्यों में अपनों ने ही जोरदार झटका दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे और असम के मंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने इस्तीफा दिया तो जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ कांग्रेसी लाल सिंह ने पार्टी छोड़ दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उद्योग मंत्री नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया। राणे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि सीएम ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। नारायण राणे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से नाराज चल रहे थे। सूत्रों से खबर है कि चौहान ने खुद राणे को फोन कर इस्तीफा नहीं देने की गुजारिश की थी, लेकिन राणे नहीं माने और उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। नारायण राणे ने फिलहाल मंत्री पद ही छोड़ा है। कांग्रेस से नाता नहीं तोड़ा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि आगे की रणनीति के बारे में राणे खुलासा भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र के साथ असम से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। यहां तरुण गोगोई सरकार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल जानकी बल्लभ पटनायक से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया।
हेमंत विश्व शर्मा के साथ 30 से ज्यादा विधायक भी राज्यपाल से मिले हैं। कांग्रेस आलाकमान की ओर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ठुकराए जाने के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने इस्तीफे का फैसला किया। उनका दावा है कि 55 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। लोकसभा चुनाव में असम में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को 14 में से महज 3 सीटें मिली थी। चुनाव नतीजों के बाद से ही गोगोई के खिलाफ आवाज उठ रही है, जिसे कांग्रेस हाईकमान खारिज कर चुका है, जिसे कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है। कांग्रेस को झटका जम्मू कश्मीर में भी लगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और उधमपुर से सांसद रह चुके लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लाल सिंह के इस फैसले से कांग्रेस में हड़कंप है। दरअसल उधमपुर से लोकसभा का टिकट कटने से लाल सिंह बेहद नाराज थे। उनका टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को दिया गया, जो हार भी गए थे। नाराज लाल सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़ने का फैसला ऐसे वक्त में लिया जब सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजू के खुलासे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। एआईएडीएमके सांसद थम्बी दुराई ने यह मामला उठाया और फिर एआईएडीएमके के बाकी सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और सियासी दखलंदाजी पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट में एक भ्रष्ट जज की नियुक्ति की गई। जस्टिस काटजू ने खुलासा किया कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज पर करप्शन के कई आरोप थे, लेकिन तमाम शिकायत और रिपोर्ट्स के बावजूद उन्हें जज बनाए रखा गया और उन्हें एक्सटेंशन भी मिलता रहा। काटजू ने नाम लिए बगैर बताया कि इस जज को तमिलनाडु की एक बड़ी पार्टी का समर्थन था। जस्टिस काटजू का दावा है कि भ्रष्ट जज को पद से नहीं हटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया गया था। यूपीए को समर्थन दे रहे इस पार्टी के मंत्रियों ने मनमोहन से साफ कहा था कि अगर जज पर कार्रवाई हुई तो सरकार नहीं बचेगी। जस्टिस काटजू ने कहा कि मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मनमोहन को तमिलनाडु की पार्टी के मंत्रियों ने कहा कि जब तक वो न्यूयॉर्क से लौटेंगे उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी। मैंने बताया ना कि उस टाइम जो तमिलनाडु की पार्टी थी उस पर डिपेंडेंट थी कांग्रेस, और उस पार्टी ने थ्रेटन किया कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। जस्टिस काटजू ने कहा कि इस जज को तमिलनाडु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता का समर्थन प्राप्त था। मुझे बताया गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जज ने डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए इस नेता को जमानत दी थी। जस्टिस काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन तीनों चीफ जस्टिस को मद्रास हाईकोर्ट के जज की करतूत पता थी, फिर भी इन तीनों ने कार्रवाई करने की जगह उन्हें पद पर बनाए रखा। जस्टिस काटजू ने दावा किया कि जज के खिलाफ तब के भारत के चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी को गुप्त आईबी जांच कराने की गुजारिश की थी। जस्टिस लाहोटी ने माना कि शिकायत सही है। आईबी को जज के भ्रष्टाचार में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिले। उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। फिर लाहोटी साहब रिटायर हुए तो सबरवाल साहब हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने 2 बार एक्सटेंशन दिया। सबरवाल साहब रिटायर हुए, के.जी. बालकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने तो उस जज को कंफर्म कर लिया एज अ परमानेंट जज ऑफ मद्रास हाईकोर्ट। जस्टिस काटजू ने दावा किया कि जज के खिलाफ तब के भारत के चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी को गुप्त आईबी जांच कराने की गुजारिश की थी। जस्टिस लाहोटी ने माना कि शिकायत सही है। आईबी को जज के करप्शन में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिले। जस्टिस काटजू ने साफ साफ माना कि राजनीतिक दबाव के चलते मद्रास हाईकोर्ट के जज को बढ़ावा दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन तीनों चीफ जस्टिस इस दबाव के आगे झुक गए। जस्टिस काटजू ने यह भी कहा कि कॉलेजियम ने आईबी रिपोर्ट पर इस जज का 2 साल का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने की सिफारिश केंद्र को भेजी। कांग्रेस को समर्थन देने वाली तमिलनाडु की यह पार्टी भ्रष्ट जज का समर्थन कर रही थी और कॉलेजियम के फैसले का इसने जोरदार विरोध किया। जस्टिस काटजू ने कहा कि मुझे लगा कि आईबी रिपोर्ट के आधार पर जब हाईकोर्ट के जज के तौर पर काम करने से उन्हें रोक दिया जाएगा, लेकिन असल में हुआ ये कि इस जज को एडिशनल जज के तौर पर 1 और साल की नियुक्ति मिल गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने 24 विधायकों के साथ मिलकर उपराज्यपाल से मुलाकात की और दिल्ली में चुनाव करवाने की गुहार लगाई। और एलजी साहब से पूरा ब्रीफ किया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, किस तरह से धमकाने की कोशिश की गई और किस तरह से ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश हो। इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को बताया कि उनके विधायकों को बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की। मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपके सभी विधायक एकजुट हैं और अब दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। अब हमने रिक्वेस्ट किया कि अब सारी संभावनाएं खत्म है,
कांग्रेस खुद 8 विधायकों के साथ कह चुकी है कि हमें किसी का समर्थन नहीं करना। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना, ना हमें किसी का समर्थन करना। तो एलजी साहब ने कहा है कि मैं एक बार बाकी पार्टियों से भी, बीजेपी से भी पूछ लेता हूं। एलजी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा भंग करने में देरी होने से खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। हमने एलजी से पूछा कि आखिर किस फॉर्मूले के आधार पर दिल्ली में सरकार बन सकती है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उपराज्यपाल से अच्छी बातचीत हुई, अब वो बीजेपी को चर्चा के लिए बुलाएंगे। अगर बीजेपी सरकार बनाने का दावा करेगी तो उपराज्यपाल उन्हें बहुमत का आंकड़ा दिखाने को कहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि केजरीवाल 24 विधायकों के साथ मिलने आए थे। उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए विधानसभा को भंग करने को कहा। पूरे मामले को देखने और दूसरी पार्टियों से मशवरे के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उपराज्यपाल से मिलने के बाद केजरीवाल सीधे राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि की परिक्रमा की और ध्यान भी लगाया। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस विधायक मोहम्मद आसिफ से मुलाकात नहीं की थी और न ही सरकार बनाने की चर्चा की थी। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है। हालांकि दोनों के बीच में अभी सीटों पर तालमेल नहीं हुआ, लेकिन ये तय है कि आरजेडी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुद आरजेडी जेडीयू के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है। लालू पहले भी आरजेडी जेडीयू को साथ आने की बात कह चुके हैं। पिछले महीने ही राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू का साथ दिया था, जिसकी बदौलत तीनों सीटों पर जेडीयू ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को मात दी थी। विश्वास मत के दौरान भी आरजेडी ने मांझी सरकार को समर्थन दिया था। बिहार में पुलिस ने पूर्व सांसद साधु यादव के घर से हुई करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश किया है। चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 29 लाख की नकदी और करोड़ों के जेवरात बरामद किए गए। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव के घर पटना के फुलवारी शरीफ इलाके की मंत्री मित्र मंडल कॉलोनी से 12 जून 2014 को चोरी हुई थी। बताया जा रहा है कि चोर 80 लाख से ज्यादा की नकदी और करोड़ों के जेवरात चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस ने कुंदन, संतोष और विकास नाम के 3 आरोपियों को चोरी के रुपयों और जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। साधु यादव ने भी स्वीकारा है कि ये नकदी और गहने उन्हीं के हैं। बिहार में हाल ही में नेताओं के घर से हुई चोरी का दूसरा मामला है। इससे पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के घर से 8 जुलाई को 1 करोड़ 14 लाख की चोरी हुई थी और पुलिस ने एक ऑटो से सारे रुपए बरामद किए थे। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष न्यायाधीश ने उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच उनके समेत 6 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता और खोजी पत्रकार आशीष खेतान पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका गया है। आशीष खेतान पर दाभोलकर हत्याकांड की गलत खबर छापने का आरोप है, जिसके लिए उन्हें नोटिस भी भेजा गया है। पुणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर गुलाब राव ने आशीष खेतान पर दाभोलकर हत्याकांड की गलत खबर छापने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में खोजी पत्रकार खेतान ने गलत खबर छापकर गुमराह किया। आशीष खेतान खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामकर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की मीनाक्षी लेखी से हार गए थे। साईं विवाद पर शंकराचार्य को अयोध्या के जूना अखाड़े का साथ मिल गया है। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा कि वो भी साईं बाबा को भगवान नहीं मानते। जगत गुरु का कहना है कि चमत्कार करने वाला हर कोई भगवान नहीं हो सकता। यूपी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। मथुरा में एक दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव के ही 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की गांव में हो रहे देवी जागरण में गई थी। उसी दौरान गांव के 6 दरिंदों ने उसे अगवा कर गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में शर्मनाक वारदात सामने आई है। राणापुर इलाके में 30 साल के शख्स पर 2.5 साल के मासूम से रेप का आरोप लगाया। आरोपी ने स्कूल के अंदर वारदात को अंजाम दिया। इंडिया गेट के आउटर सर्किल पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ड्राइवर मौके से फरार है। बेकाबू ट्रक एक पोल से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दिल्ली में हैदराबाद हाउस के पास एनडीएमसी के जिस ट्रक से हादसा हुआ उसमें कचरा भरा हुआ था। चश्मदीद के मुताबिक हादसे में 6
घायलों में एक की स्थिति काफी गंभीर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में दीवार गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हादसा भोपाल के परेला गांव में हुआ। भोपाल में दीवार गिरने से हुई 2 लोगों की मौत की खबर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक फ्लैट की छत गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, बाकी लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पश्चिम विहार के A5 ब्लॉक में यह हादसा देर रात हुआ। यूपी के मिर्जापुर में रोडवेज की बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रोडवेज की बस मिर्जापुर से सोनभद्र जा रही थी। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के खाने में कॉकरोच मिला तो यात्री भड़क गए। यूपी के मुगल सराय स्टेशन पर यात्रियों ने ट्रेन रोककर जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से करीब 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। 2305 हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चली राजधानी एक्सप्रेस जैसे ही पटना पहुंची, यात्रियों को खाना दिया गया। एक महिला ने जैसे ही खाना खोला, उसमें उन्हें कॉकरोच दिखाई दिया। बोगी में सफर कर रहे लोगों ने इसकी शिकायत की। ट्रेन जैसे ही मुगल सराय स्टेशन पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शिकायत न सुनने पर लोगों ने ट्रेन को रोका। फिर घंटे भर हंगामा किया। अधिकारियों के समझाने पर मुसाफिरों का गुस्सा शांत हुआ। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों लोगों के साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद गोली मारी गई। दिल्ली के जामिया नगर में हरियाणा से आई क्राइम ब्रांच की टीम का जोरदार विरोध हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिया। हरियाणा पुलिस 3 संदिग्ध लड़कों को यहां पकड़ने आई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी। दिल्ली में सैकड़ों गेस्ट टीचर्स ने उपराज्यपाल के घर के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग खुद को नियमित करने, कॉलेज में वैकेंसी भरने और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को 90% जली हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लड़की का अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद लड़की ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया, आग लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के शामली में लुटेरों ने घर में घुसकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर लोगों की हत्या की। हत्या के बाद लुटेरे लूटपाट कर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी कार लूट ली। कासना इलाके में जोगिंदर नाम के शख्स को पल्सर सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने जोगिंदर को गोली मार दी। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में पुलिस ने पिछले साल हुई चोरी की कई वारदातों के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग रात में दुकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ में आए लोग अवैध हथियारों का कारोबार करते हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें धर दबोचा। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट के कारोबार से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले काफी वक्त से पुलिस फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी थी। इनकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। बिहार के समस्तीपुर में पति की पिटाई से तंग एक पत्नी ने उसकी धुनाई कर दी। उजियारपुर के रामचंद्रपुर गांव में रहने वाली सुनीता अपने पति की मारपीट से तंग आ गई थी। रोज की गाली गलौज से परेशान सुनीता ने अपने पति सुनील को सजा देने का फैसला किया। से तंग एक पत्नी ने उसकी धुनाई कर दी। उजियारपुर के रामचंद्रपुर गांव में रहने वाली सुनीता अपने पति की मारपीट से तंग आ गई थी। रोज की गाली गलौज से परेशान सुनीता ने अपने पति सुनील को सजा देने का फैसला किया। सुनीता ने अपने पति को पिलर के साथ बांध दिया और उसकी पिटाई कर रही थी। गांव के लोग भी सुनीता के फैसले को तमाशबीन बनकर देख रहे थे। काफी देर तक अपनी भड़ास निकालने के बाद सुनीता ने अपने पति को आजाद किया। यूपी के बलरामपुर में एटीएम आवास पर तैनात होमगार्ड ने एएसपी आवास पर तैनात सिपाही के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। होमगार्ड अर्जुन प्रसाद मिश्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे कुछ दिन पहले शराब लाने के लिए कहा था। मना करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से पिछले हफ्ते से प्रभावित 4 धाम यात्रा में से गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा खोल दी गई है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर फिलहाल रोक लगी हुई है। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नदी का पानी करीब 4 जिलों में लोगों के घरों में घुस गया है। बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हाईवे पर पानी भर जाने से कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
एमपी के सिवनी में नहर के किनारे बने गड्ढे से आग निकल रही है। हैरानी की बात यह है कि लगातार हो रही बारिश के बावजूद जमीन से आग निकलना जारी है। आग के साथ धुएं का गुबार निकल रहा है, साथ ही धमाके भी हो रहे हैं। एमपी की सिवनी में जमीन से निकलती आग की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ लगने लगी। पुलिस ने भू वैज्ञानिकों को खबर दी। इसके बाद इस अबूझ पहेली को सुलझाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सावन की दूसरी सोमवारी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती भी हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शरीक हुए। सावन के दूसरे सोमवार को भी शिव मंदिरों में पूजा के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश में सावन पूजा की रौनक देखी गई। लोगों के साथ साथ शिव भक्त कांवड़िए भी मंदिरों में जुटे।